ठीक है। सबसे पहले आपका जयदीप पत्रिका में बहुत-बहुत स्वागत। आपने अपना समय दिया हमें बेशकीमती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने पेंटिंग हमारी पसंद करी। जी, सबसे पहले आपके साथ बातचीत करने का प्रयास करूँगा, तो आप निस्वार्थ भाव से और स्वतंत्र रूप से अपने जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने जो चीज़ सही है, जो चीज़ आपको देखा है, आपने जो चीज़ समझी है आज तक अपने जीवन में, तो वो चीज़ें आप स्वतंत्र रूप से और साफ तरीके से बताएं। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय हमें दे दीजिए। मैं कीर्ति ब्योहार सरकार हूँ जी और मैं बिलोंग करती हूँ मध्य प्रदेश से। जी मेरे फादर जबलपुर के थे और मदर ग्वालियर की हैं। जी। और मेरी फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं। बहुत मैंने चाचाओं से लेके बुआ सभी लोग ज्यादातर डॉक्टर हैं या तो इंजीनियर या ऐसे ही कुछ फील्ड में हैं। एक मैं ही हूँ जो नए आर्ट की तरफ आई। और शायद इसका ये भी होगा क्योंकि मेरे ब्रदर सिस्टर दोनों ही वो लोग भी डॉक्टर्स ही हैं। तो मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो उनको पढ़ पढ़ के देख के और उनकी इतनी बड़ी बड़ी किताबें देख के मुझे बड़ा अजीब लगता था कि सारा टाइम ये ऐसे काले अक्षर देख देख के कैसे कोई रह सकता है। तो बचपन से ही मैं बहुत नेचर में मुझे अच्छा लगता था। हम लोगों के बंगलोज मिलते थे पापा को, तो वो बंगलोज बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, गार्डन होता था। तो अक्सर मेरा काम वाम करके और मैं उन्हीं में चली जाती थी। पेड़ों पे चढ़ के बैठना, मेरा एक झूला लगा रहता था, उसमें झूलना, चिड़ियों को सुनना, ये सब मेरा एक हॉबी था। तो मुझे वो ही सब बहुत पसंद था हमेशा बचपन से। जी। और ड्राइंग में ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बहुत ही अच्छी ड्राइंग किया करती थी, पर मुझे अपनी तरीके से ड्रॉ करना, पेंट करना बहुत अच्छा था। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि तुम आज तोता बनाओ तो शायद मैं तोता ना बनाऊं, तो मैं शायद डॉगी भी बना सकती थी। जी। तो उस तरीके का मेरा अपना स्वभाव था। जी। फिर धीरे धीरे स्कूल हुआ। स्कूल में भी अच्छा लगता था मुझे साइंस पढ़ना, खासकर बायोलॉजी पढ़ना। पर उसमें भी मुझे सबसे अच्छा लगता था जो उसके डायग्राम्स बनाने होते थे, उसमें छोटा छोटा एक डॉट करके हम फिल करते थे, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता था। फिर जब स्कूल खत्म होता रहा तो घर में कोई भी आया करता था तो पापा के, क्योंकि पापा पंथ हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे पैथोलॉजी के, तो उनके पूरे डॉक्टर वगैरह कोई कोई आया करते थे, तो काफी बड़े बड़े लोग। तो सबका एक ही क्वेश्चन होता था कि दीदी भैया तो सब डॉक्टर बनने की तैयारी में, तो तुम क्या करोगी? तो मैं सवाल का कभी जवाब तो नहीं दे पाती थी, पर मैं बोलती थी हाँ कुछ तो मैं सोचूंगी, कुछ तो मैं करूंगी। तो हर कोई का एक वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता था कि डॉक्टर बिहार ये क्या करने वाली है। तो फिर 12th में जब मैं आई फाइनली, जब बोर्ड एग्जाम्स वगैरह हुए, तब फिर मेरी और मेरे फादर की बात हुई। तो फिर हमने ऐसी बातें करते रहे। किसी के घर पापा गए थे तो उनकी डॉटर भी कुछ आर्ट में कर रही थी, तो हम उनसे मिलने गए। तो फिर मुझे लगा कि ये मुझे यही करना है, कॉलेज ऑफ आर्ट में ही मुझे जाना है। तो मेरे पास मुश्किल से 15-20 दिन थे, कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला था। तो फिर हमने पता करा कि फिर क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए। तो दिन रात मैं बैठ के सिर्फ वही प्रैक्टिस करती थी। कब सुबह हो जाती थी, कब रात, मुझे मतलब इतना पता ही नहीं रहता था, इतने उसमें मैं खो जाती थी। तो लिटरली पापा मम्मी आके उठाते थे कि भैया छोड़ दो पेंसिल थोड़ी देर। खैर फिर एग्जाम दिया, फिर हो गया कॉलेज ऑफ आर्ट में। तो बस वहीं से फिर आर्ट का अपना जर्नी शुरू हुआ। और उसके बाद कुछ साल तो अपना काम किया, एडवर्टाइजिंग वगैरह में, डिजाइनिंग ये सब किया।
के साथ साथ में मुझे वो मधुबनी जो पैटर्न्स होते थे वो भी बहुत इंटरेस्ट करते थे। जामिनी रॉय की पेंटिंग्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थी। तो मैं अक्सर ओल्ड मास्टर्स की बुक्स लेके पिकासो, रेम्ब्रांड, ये सब डाली मुझे बहुत पसंद थे। उनका जो सरलिस्ट काम होता है, वो घड़ियां जो ऐसी बहती हुई गिर रही हैं, तो ये सब मुझे बहुत ही पसंद आते थे। तो मैं अक्सर इन्हीं की किताबें लेके बस ऐसे देखती रहती थी उनको। तो मतलब जब भी थोड़ा सा टाइम मिला तो मेरे पास वो किताबें हमेशा सामने ही रहती थी। तो बस वो देखते देखते धीरे धीरे जो वो इन्फ्लुएंस हुआ, फिर उसके बाद मैंने अपने हिसाब से अपने तरीके की पेंटिंग शुरू करी। और बेसिकली मतलब मेरे को वही, जैसे बचपन से नेचर से बहुत लगाव था, तो हमेशा मुझको ट्रीज बहुत अट्रैक्ट करते थे। कि एक ट्री को जब आप देखो तो पूरा एक लाइफ का आपको एक वो तार जैसा देता है कि कैसे खिलता है, फिर सूख जाता है, फिर सिर्फ एक। और मेरे घर में एक पेड़ होता था जो पूरा सूखा पेड़ था, नीम का पेड़ था, और वो पूरा काला हो चुका था सूख के, और उसके ऊपर बहुत सारे पूरा झुंड तोतों का आता था, और वो पूरा हरा हो जाता था उसपे। तो मैं अक्सर शाम को बैठ के उसको बहुत देर तक देखा करती थी। तो वो सब जो बचपन की यादें, जो इम्प्रेशंस, वो मेरे दिमाग में जो सेट हुए, तो वो हमेशा फिर मेरे को अच्छा लगता है कि मैं ट्रीज के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करूं। तो जितने भी मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ ज्यादातर उसमें ट्रीज होते हैं, और लैंडस्केप भी हैं, ट्रीज भी हैं, मोटिव्स भी होते हैं, बर्ड्स वगैरह भी होते हैं, बट इस टाइप के ही काम होता है मेरा। और उसमें जो एक फोक स्टाइल है, जो जामिनी रॉय का भी एक फोक स्टाइल होता है काम करने का, तो वो भी जैसे मैंने बोला कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो हमेशा मैं कहीं ना कहीं अपना बिल्कुल छोटा छोटा डिटेल्स देती हूँ। और अगर मैंने पेड़ पूरा बनाया है, उसका बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड में मुझे तब तक मजा नहीं आता है जब तक उसमें मैं चाहे उसी रंग का एक गहरा शेड लेके उसमें एक तोता भी बनाऊं, उसमें एक पीकॉक भी बनाऊं, उसमें और भी शायद सांप भी हो सकता है, कुछ भी जो भी मुझे अच्छा लगता है, तो वो सारे एलिमेंट्स मैं उसके साथ में जोड़ती हूँ। और ट्री ऑफ लाइफ ज्यादातर मेरी पेंटिंग्स होते हैं, और चर्पी बर्ड्स हैं, जैसे पूरा एक वही जो एक मेरा पेड़ जो बचपन का था, तो एक पूरा पेड़, उसके ऊपर बहुत सारी चिड़िया। तो वो एक मतलब एक टुगेदर ऑफ विद नेचर, इसको मैं बोलती हूँ कि जो नेचर है, अगर उससे हम लोग जो इतने दूर चले आए हैं और उसी को खराब करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो उसी का नतीजा अब हम भुगत रहे हैं, जो हम सब अंदर बंद होके बैठे हुए हैं इस लॉकडाउन में। तो अगर हम लोग अपने आप को उसके साथ में जोड़ के चलें, शायद हम लोग अपनी जो इतना हम लोगों का एक्सेसिव डिमांड है, वो अगर थोड़े कम हो जाए, इतना हम प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं, इतना वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो, हर एक चीज हमारी अब यूज एंड थ्रो हो गई है। पहले हमें याद है कि जब हमारे घर में सुबह के टाइम में दूध का बॉटल्स आते थे कांच के, तो वो इतना एक हमारा इको फ्रेंडली सिस्टम था। अब उससे हम हटते जा रहे हैं, प्लास्टिक पे आ गए, यूज एंड थ्रो पे आ गए। तो वो हमेशा मेरे को एक मन में रहता है कि अगर हम नेचर के साथ में जुड़े और उसको साथ में लेके हम चलें, तो जो नेचर हमारे को इतना अच्छा एक गिफ्ट मिला है जो हम अपने आप से कभी नहीं बना सकते, तो वो भी रहे और हम भी रहे। तो ये थीम होता है मेरी पेंटिंग्स का। और ब्राइट कलर्स हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो हाँ, मतलब एकदम जो झटक कलर होते हैं, जो शायद इसलिए क्योंकि मुझे पसंद है कि एक खुश रहो और ज्यादा देर ऐसा कुछ थॉट लेके बैठे मत रहो जो आपको ऐसा सैड कर दे, या आपको ये लगे कि अब क्या हो गया ये आसपास। तो
उसको लेके उसको सुलझाने की कोशिश करो तो शायद वो एक दिमाग में रहता। तो हमेशा मुझे बहुत ब्राइट कलर्स, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, पिंक, ऐसे टाइप के कलर्स मुझे बहुत पसंद है जी। और ब्लूज में काम भी मुझे बहुत पसंद है। अगर कुछ पेंटिंग्स मैंने सिर्फ ब्लू में करी थी तो जी 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 ब्लू होते हैं जी, तो वो भी मैं करती हूँ। और क्योंकि आजकल लॉकडाउन है और आर्टिस्ट हैं तो खाली तो बैठ नहीं पाते जी जी जी, तो अभी 2-3 कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करे हैं मैंने अपने पेंटिंग्स में जी। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपने आपके फैमिली में सभी लोग डॉक्टर्स थे तो आपने एक नया फील्ड चुना, तो जब आप इस फील्ड में गए आपको कई सारे कठिनाइयाँ आई होंगी। एक फीमेल्स होने के नाते भी आपने देखा होगा कि लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर रहे होंगे, या आपकी फैमिली तो समृद्ध थी, आपकी फैमिली में तो इस टाइप का कुछ नहीं था, लेकिन बट एक समाज होता है ना कि आपको देख ऐसा महसूस हुआ कभी आपको कि जैसे कि आप कॉलेज में जा रहे हैं या कि आपने कोई प्रतियोगिता में आपने महिला पेंटिंग के रूप में पेंटिंग बनाने की कोई प्रतियोगिता हो, वहाँ आपने भाग लिया हो, वहाँ पर आपको इस टाइप का लगा हो कि यार नहीं, अगर मैं पुरुष होती तो इससे बेहतर कर सकती थी, इस टाइप का? हाँ नहीं, वो तो एक है ही रीजन। एक मतलब ये एक हमारी सोसाइटी का एक प्रॉब्लम तो कहिए या माइंडसेट कहिए जी, ये तो एक हमारी सोसाइटी में आपके साथ चलता ही है। अगर आप एक लेडी हो, एक फीमेल हो, तो वो एक आपके लिए एक अलग एक रास्ता दिखाया जाता है कि ये इस पे आप चलोगे। तो फैमिली में तो खैर नहीं था कभी ऐसा, हमेशा बहुत सपोर्ट मिला जी। पर हाँ, फैमिली में और भी मेंबर्स होते हैं, आपके कजिन्स होते हैं, आपके कुछ रिलेटिव्स होते हैं, तो वो हमेशा कंपेयर जरूर किया करते थे कि अरे मतलब ये शायद पढ़ने में कमजोर होगी इसलिए ये आर्टिस्ट बन गई है। तो मतलब वो हमेशा पापा को भी वो एक सुनाई देता था कि अच्छा डॉक्टर व्यवहार कीर्ति शायद इतनी ब्रिलियंट नहीं रही होगी आपके दोनों बच्चों से, तो इसीलिए आपने इसको आर्ट में भेज दिया। तो मतलब हमें और पापा को उन्हें समझाना पड़ता था कि भेज नहीं दिया, उसने खुद से चूज किया और हमने उसको मना नहीं करा क्योंकि वो उसी टाइप की है, उसको फ्री रहना पसंद है। वो एक काला और सफेद किताबों में खो के बैठ के नहीं रह सकती है। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ करता था कि ऐसा हो तो नहीं सकता, आप क्या करें, मतलब अब बच्चा आर्टिस्ट बन रहा है तो कुछ कह भी नहीं सकते हो आप। तो वो एक ऐसा माइंड सेट होता था सबका जी जी। और काफी सालों तक कॉलेज में भी जब हम जाते थे तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था। हमारा जो कॉलेज ऑफ आर्ट है जी जी, तो वो और कॉलेजेस के जैसा नहीं है कि आप गए अपना सज धज के निकल गए जी जी, पहुंच गए वहां जाके कैंटीन में बैठे हैं, लेक्चर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हमारा बड़ा सिस्टमेटिक कॉलेज है, मतलब हमें सुबह 7 बजे वहां पहुंचना होता था। तब हमारी थ्योरी की क्लासेस होती थी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट और एस्थेटिक्स वगैरह हमें पढ़ाया जाता था जी जी। और उसके बाद में हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाता था और प्रैक्टिकल अच्छा भला टफ हमारा प्रैक्टिकल काम होता है जी। तो उसमें हम लोग फिर शाम को 5 साढ़े 5 तक तो होता ही था, कॉलेज ही होता था हमारा। और उसके बाद अगर हमारा असाइनमेंट खत्म नहीं हुआ, मंडे को एक असाइनमेंट मिलता था और फ्राइडे तक हमें उसको फिनिश करके देना होता था। तो मतलब पूरी शाम पूरी रात भी हम लोग उसी में लगे रहते थे कि घर आए 6:30-7 बजे घर पहुंचो, उसके बाद अपना थोड़ा सा बैठो और फिर हम लोग पूरी रात 1:30-2 बजे तक भी काम किया करते थे जी जी जी। तो वो एक अलग ही एक एटमॉस्फेयर था हमारे कॉलेज का। तो बड़े लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि जब पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक आपको इतनी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा एस्थेटिक्स और करना क्या होता है, बस पेंटिंग ही तो बनानी है, उसमें इतना काम। मतलब वो एक माइंडसेट जो होता है लोगों का आर्ट के लिए, वो हमेशा बड़ा एक संकुचित सा रहता है अपनी सोसाइटी में और वो आज तक भी हम देख रहे हैं। तो आप जो युवा हैं, जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनकी दिलचस्पी है जैसे तो उन्हें आप क्या कहेंगे कि आपको लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए, आपको अपना माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने फोकस और अपने लक्ष्य
की ओर रखना है, क्या आप उन्हें बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैं टीचर भी हूँ भारतीय विद्या भवन में, मैं आर्ट टीचर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ फाइन आर्ट्स की। जी। तो मेरे पास आते हैं बच्चे, छोटे से भी आते हैं, 12th तक बच्चे होते हैं। और प्राइमरी में जानबूझ के 1-2 प्राइमरी क्लास अपने पास रखती हूँ, क्योंकि उनसे इंटरेक्ट करने में आपको बहुत सारे नए आइडियाज मिलते हैं। मतलब आप कभी सीखना नहीं भूलते हो फिर। जी जी जी। तब आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो कर पा रहे हैं तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जी जी जी। तो वो उनका जो एक फ्री काम होता है, जो उनका एक नेचुरल उसके लिए लव होता है फॉर द कलर्स, वो आप जैसे आप बड़े हुए, जैसे आपने सीखना शुरू किया, तो वो सब पीछे छूट जाता है, सब जैसे धुल जाता है, क्योंकि वो जो आपका ओरिजिनलिटी है वो तो आपकी चेंज कर दी। जी जी जी। क्योंकि हर प्रोफेसर ने आपको बोला कि अरे कीर्ति तुम ये फिगर ऐसे क्यों ड्रॉ कर रही हो, ये तो ऐसा लग रहा है, तुमको तो इसको ऐसे करना चाहिए। तो आप वहीं पे आपका ओरिजिनलिटी आपने छोड़ दिया और आप दूसरी तरफ चले गए। तो इसलिए मैं हमेशा छोटे वाले जो फर्स्ट वर्स्ट के बच्चे होते हैं उनका आप देखो, ड्राइंग इतना मजा आता है आपको। और मतलब वो सर्कल हम बनाएंगे तो हमको लगता है ये सर्कल अभी थोड़ा सा यहाँ से ऐसा है, तो वो उनका सर्कल 1 सेकंड में बनता है, चाहे वो ओवल बन जाए चाहे वो कुछ बन जाए। और उनका सन ग्रीन भी हो सकता है, उनका सन ब्लू भी हो सकता है। तो वो एक मुझे बहुत पसंद है। और बाकी जो बच्चे मेरे पास तो बड़े होते हैं, जो 11th-12th के होते हैं, तो उनका हमेशा एक वो रहता है प्रॉब्लम कि बाकी जो टीचर्स हैं हमारे, जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, जो करिकुलर टीचर्स बोला जाता है जिनको, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सब उनका हमेशा एक हैंगअप होता है बच्चों के साथ कि तुम बस सारा दिन ना बस ये ड्राइंग ही करते रहना, फिर जब तुम 12th से निकलोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा क्या होने वाला है, कहीं एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो बेचारे बड़े मायूस हो जाते हैं जो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। अब वो बच्चा जो सिर्फ डांस के लिए बना है, अगर उसका बेंट ऑफ माइंड अगर वैसा है, तो आप उसको मैथ साइंस में क्यों बांधना चाहते हो? उसको डांस भी करने दो। जी जी जी। और वो बच्चा आपके सब्जेक्ट में अच्छे भले मार्क्स तो लेके आ ही रहा है, अगर ना भी लाए, अगर वो बेयरली पास भी हो रहा है, तो आप मतलब हम लोगों को मेरे हिसाब से एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपका एक डिफरेंट एक तरीका है लाइफ को देखने का, या आप ब्लैक एंड व्हाइट से निकल के आप कलर में जाना चाहते हो, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। जबकि यहाँ होता उल्टा है। जब हमारा जैसे स्कूल का सेटअप है, या आप घर ही ले लीजिए कि कोई अगर आ रहा है, हमारे स्कूल में कोई आ रहा है, तब वो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल मतलब सर आंखों पे रखा जाता है, क्योंकि फाइन आर्ट डिपार्टमेंट ना हो तो आपका जो फाइन आर्ट सेंसेस हैं, जो आपका कल्चर है, वो तो आप पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे ना। साइंस और मैथ्स आपका कल्चर नहीं है, वो आपका वे ऑफ लाइफ है। तो आप उसको पोर्ट्रे जब करना चाहते हो तो आपको पूरा एक कल्चर दिखाना होता है कि हम अपने स्कूल में कैसे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और कैसे क्या कर रहे हैं। तो तब आपको सारे आर्टिस्ट याद आते हैं, तब आपको प्रेयर गाने के लिए एक म्यूजिक टीचर चाहिए होता है, पूरा स्कूल बहुत सुंदर गिफ्ट देने के लिए आपको आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। तो ये एक माइंडसेट जो है, तो ये हमेशा मेरा एक कांस्टेंट अपने मैनेजमेंट से चलता है कि भाई जो हमारे बच्चे हैं, जो बहुत टैलेंटेड हैं, उनको आप मौका दीजिए और उनको बल्कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए कि अगर आपके 50% भी आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हैं आपके साथ में, और आप आराम से अच्छा करके निकल जाओगे। और बाकी मैं हूँ, मैं उनको गाइड करती हूँ। तो अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है, बट स्टिल मतलब वही होता है कि बच्चे बेचारे बड़े मायूस होके आते हैं कि मैम हम तो फ्री थे, पर हम आना चाहते थे आपके पास कि पेंटिंग रूम में बैठ के कुछ काम करते जी। तो वो मैम ने डांट दिया कि नहीं, आपको पेंटिंग कर करके फेल हो जाओगे तुम। तो मैं हमेशा उनसे यही बोलती हूँ कि बेटा आप किसी को जवाब नहीं दे सकते हो, बिकॉज वो भी तुम्हारे टीचर हैं।
बट ट्राई टू फाइंड आउट अ वे, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। और जब भी गेम्स में मत जाओ, मेरे पास आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास जितना टाइम होगा मैं आपको देती हूँ। तो धीरे धीरे करके वो मोटिवेट होते हैं। और काफी सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस में हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट में भी सिलेक्टेड हुए थे, फैशन डिजाइनिंग ये सब कर रहे हैं। और कुछ तो डॉक्टर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जी। और वो अभी भी जो उनको मैंने कभी सिखाया होगा वो बनाते रहते हैं और मुझे पोस्ट करते रहते हैं कि आज मैम हम ना बहुत परेशान हो गए थे काम पे, तो हमने आके ये छोटा सा बनाया, कैसा बना। तो अभी भी उनको वो जो आर्ट उनके अंदर था वो उनको बहुत सपोर्ट करता है। और वो आज तक बोलते हैं कि मैम अगर ये आर्ट नहीं करते ना हम, तो शायद हम लोग और लोगों के साथ आप हमारा भी न्यूज़ सुनते कि ये डिप्रेशन में चला गया, इसको कुछ हो गया। तो बट हाँ, अच्छा लगता है देख के कि हमने जो थोड़ी सी उनको मेहनत करी या कुछ जो भी दिया, वैल्यूज दिए, सिखाया, तो उनके आज तक काम आ रहा है कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए। पर जब वो घर आते हैं बहुत परेशान होते हैं, तो वो फिर अपने कलर्स निकाल के और उनके साथ बैठते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि आप कई सारे स्टूडेंट हैं आपके, बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। मेरा जो सवाल था कि आप युवाओं से क्या बोलेंगे कि आपको अगर पेंटिंग करनी है, कोई एक युवा है 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का बच्चा है छोटा सा, तो वो चाह रहा है कि उसे पेंटिंग ही करनी है, तो उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए और कैसे उसके परिवार वालों को अपने बेटे की कला को समझनी चाहिए और अपने बेटे के जुनून को समझना चाहिए? हाँ, ये तो एक मतलब बेसिक पेरेंटिंग जो है, एक तो उसका रोल है कि आपको अपने जो आइडियाज हैं वो आप लोग अपने बच्चों पे ना डालें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाए तो जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी इंजीनियर बने ही बने, क्यों बने जी। या आप हो एक इंजीनियर या डॉक्टर तो वो भी वही करे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो ऐसा पेरेंट हम लोगों को सोचना चाहिए अपने बच्चे को, क्योंकि हम ही तो उसको पहले दिन से, जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन से तो हम ही अपने हाथों में रखे हैं जी। तो उसका हर एक हाव भाव तो हमें ही समझना होगा ना जी। टीचर से पहले भी एक पेरेंट को समझना पड़ेगा अपने बच्चे को कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है जी। तभी जाके आप उन टीचर्स से भी बात कर पाओगे कि अगर मेरे बच्चे के 40% आए हैं तो मैं खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको ब्रांड मत करिए कि भाई ये वीक स्टूडेंट है जी। तो पहले पेरेंट्स को ये अपने मन में एक विश्वास रखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या है और मेरे बच्चा जो भी कर रहा है, ऑफ कोर्स आप उसको बिगड़ने नहीं देंगे, आप उसको पालेंगे ऐसे कि वो आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं, पर अपने ओन पे रहेगा। आप उसको मौका तो देना पड़ेगा ना जी। कि अगर वो कुछ करना चाह रहा है, अगर आपके कुछ पेपर्स खराब भी कर रहा है, अगर कुछ कलर बिगाड़ भी रहा है तो बिगाड़ सकता है। जब तक वो बिगाड़ेगा नहीं तब तक वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी ऐसी नहीं है कि आपने 2+2 याद करा दिया, उसको समझा दिया क्यों 2+2 है तो वो हमेशा 4 लिखे, ऐसा तो होता नहीं है क्रिएटिविटी में। नहीं होता। किसी दिन पेंटिंग बहुत अच्छी बना देगा और किसी एक कंपटीशन में वो जाएगा तो शायद वो 3rd भी ना आए, कहीं शायद सिलेक्ट भी ना हो जी। तो उसको पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। और उसके बाद जो बच्चा है, जो बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास जो बहुत मोटिवेटेड, बहुत अच्छा काम करते हैं जी। तो उनको मैं हमेशा कभी उनको टॉपिक्स में मैं बांधना नहीं पसंद करती हूँ कि तुम आज तो समर ही बनाओगे जी। उसको समर नहीं बनाना है, तो उसके जो क्रिएटिविटी उसको कह रही है कि आज गर्मी तो बहुत है समर में, पर मुझे तो आज माउंटेन्स बनाने हैं, बिल्कुल स्नो पीक माउंटेन्स बनाने, तो बनाने दो, उसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है जी। तो अक्सर मुझे तो यही लगता है, मैनेजमेंट से भी मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई आप मार्किंग अब कैसे करोगी, तो मार्किंग क्यों नहीं कर सकते हो आप, जो बच्चे ने क्रिएट तो किया ही है ना जी। तो जरूरी नहीं है कि वो रेनबो ही बना रहा होगा, उसको रेनबो नहीं बनाना है, वो सन बना रहा है या नाइट बना रहा है तो बनाए जी। तो इसलिए ऐसे वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो डिफरेंट एक तरीके से सोचते हैं, तो उनको हम लोग को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि जो अपना क्रिएटिविटी है, जो
उसको आप समझें तो सही पहले कि ये बच्चा क्या अच्छा करता है, कैसे करके अच्छा करता है। जी 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 उसके बाद आपको धीरे धीरे उसको आप फिर मोल्ड कर सकते हो कि हाँ आपने ये बनाया तो बहुत अच्छा, पर शायद अगर ऐसा ऐसा कर लेते तो शायद कुछ और अच्छा लगता। जब आप उनका एक ऑप्शन देते हो कि शायद ये ऐसा अच्छा लगता तो वो जरूर ट्राई करते हैं। जी जी पर अगर आप उनको सीधा ठोक दो कि ये बिल्कुल बेकार है, जो मैंने बनाया है वो आप बनाइए, मैंने अगर ऑरेंज फ्लावर बनाया तो आप ऑरेंज ही बनाएंगे, आप रेड नहीं बनाएंगे, तो वहीं पे वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अब इसमें भी अगर आपने बांध दिया तो फिर वो कहाँ से अपने फीलिंग्स, अपना जो उसके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, या उसको कई बार ऐसा होता है कि हर एक पेरेंट बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते बच्चों को या इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो अपना सारा जो अंदर का गुबार है या कुछ भी है वो अपने कलर से ही निकालते हैं। जी 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 जी। तो अगर आप वहाँ पे भी उनको बांध देंगे तो बहुत मुश्किल है। कई बच्चे ऐसे होते हैं मेरे पास आते हैं, वो पेंटिंग करते करते गाना भी गा रहे होते हैं, चाहे वो फिल्म का हो चाहे जो मर्जी हो, चाहे आपको वो गाना बिल्कुल पसंद ना हो, पर अगर आप उसको ये बोल दोगे कि एकदम चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए मेरी क्लास में, तो वो तो वहीं बेचारा गया। अगर आप एक क्रिएटिव क्लास में आए हो, क्रिएटिव एटमॉस्फेयर में हो, वहाँ पे अगर हाँ ये हो सकता है कि भाई बेटा तुम गा रहे हो, बहुत अच्छा गा रहे हो, पर थोड़ा सा धीरे गा लो तो अगले को भी अपना गाना गाने का मौका मिले। जी जी। तो बच्चे खुश भी रहते हैं जी। और बहुत क्रिएटिव होते हैं। और हमेशा मेरा तो उनसे यही कहना होता है कि अगर आपको ये फील्ड पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको डांस पसंद है, तो उसको पैशन को छोड़ो मत, उसको पकड़ के रखो। और जो पैशन आपका है उसके लिए आपको टाइम निकालना नहीं पड़ता है, टाइम आपके पास होता है उसको फॉलो करने के लिए। जी जी जी। टाइम आपको मैथ साइंस पढ़ने के लिए निकालना पड़ेगा, पर वो पैशन तो आपका आपके साथ ही चलेगा। जी तो जी। उसके लिए आपको अलग से ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो उस पैशन को कभी छोड़ना नहीं है और डीमोटिवेट तो होना नहीं है। और कोई बोलता है अगर तुमसे कि ठीक है आपके मार्क्स कम आए, तो एक्सेप्ट करो ना, मार्क्स तो कम आए हैं और क्यों आए हैं वो भी तुम्हें पता है कि भाई तुम्हें ये पैशन है तुम्हारा, तो तुम्हारा वो पैशन नहीं है तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है कम आए हैं, सो व्हाट, बट आई एम डूइंग दिस। तो पर मेहनत हर चीज में करो, ये नहीं है कि आपका पैशन म्यूजिक है तो आप पढ़ोगे ही नहीं, बेसिक आपको एजुकेशन तो फिर भी चाहिए। जी जी। आपको 12th तो एटलीस्ट चाहिए, और आजकल 12th ऐसा नहीं है कि बस आप 12th करोगे, अगर आप म्यूजिक में भी अच्छे हो तो म्यूजिक में भी आपको एक अच्छे गुरु चाहिए, उनको फॉलो आपको करना चाहिए, तो आपको डिसिप्लिन आना चाहिए। जी जी। तो ये सब चीजें तो आप स्कूल से सीखते हैं कि आप डिसिप्लिन में सुबह उठेंगे, सुबह आएंगे, एक टाइम से हर एक काम होगा आपका। तो अगर आप डांस भी सीख रहे हो तो आपको वो डिसिप्लिन चाहिए। तो बट यही है कि जितने मैंने ये देखा है कि अगर बच्चे को आप मोटिवेट करो और वो अच्छा आर्टिस्ट है किसी भी फील्ड में, तो वो अगर अच्छे से आपको कोई मोटिवेटर मिल गया, एक अच्छा गुरु मिल गया, तो वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, बावजूद कि जो बच्चे हैं जो इन सब फील्ड में नहीं होते हैं। क्योंकि एक अगर मैं पेंटिंग बना रही हूँ तो मैं अपने ब्रशेस, अपनी कलर, अपना पेंसिल, अपना इरेजर, वो मेरा सबसे बड़ा मतलब एक ट्रेजर होता है। जी जी जी। और उसको हमें बड़ा संभाल के उसको एक ऐसे रखते हैं, तो हम उसी स्टाइल में रखेंगे उसको खराब नहीं होने देते हैं। तो ये अगर आपको अपने सामान संभालने का, अपना एक टाइम कहीं से भी चुरा के अपने पैशन के लिए लगाना आ जाए, तो आप वैसे ही डिसिप्लिन में हो जाते हो। तो मतलब और काफी स्पेशल बच्चे भी आते हैं हम लोगों के पास में, तो उनका भी मैंने देखा कि काफी टीचर्स हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये बैठते ही नहीं है, सुनते नहीं है, इतना परेशान करते हैं, ऐसा वैसा। और जैसे उनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि क्या पसंद है इसको, म्यूजिक पसंद है, ड्राइंग पसंद है, डांस पसंद है, जैसे उसको आप उस फील्ड में लेके जाओगे वो बच्चा बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट हो जाता है। वही बच्चा जो सब परेशान थे उससे वो एकदम डिफरेंट एक मोड़ ले लेता है, और फिर मतलब वो जो इसका एक स्पेशल जो है उसका एट्रीब्यूट वो काफी कम दिखने लगता है लोगों को। अब लोग उसका
अप्रिशिएट करने लगते हैं कि अरे ये गाना कितना अच्छा करता है, अरे पेंटिंग कितना अच्छा करता है। तो डिपेंड करता है वही कि बचपन से आपको अपने बच्चे को पहले समझना पड़ेगा और फिर आप उसको भी मोटिवेट करो, खुद भी मोटिवेटेड रहो कि हाँ हमारा बच्चा हमारा है और हम उसको सपोर्ट करेंगे टू गो इन एनी फील्ड। तो इतना प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सोसाइटी में हो ही ना। आपको क्या लगता है आज सभी दुनिया डिजिटल दुनिया की ओर जा रही है, यानी मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इन और भाग रही है, उसी पर सब कुछ कर रही है, उसी पर डिजाइनिंग भी कर रही है, उसी पर पेंटिंग भी हो रही है, उसी पर सब कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि पेंटिंग डिजिटल दुनिया में सही है या फिर वैसे कॉपी में या किसी बोर्ड में बनाना, ये आपको बेटर है? आप क्या मानते हैं? मुझे तो यही पसंद है कि आप अपने कलर्स को फील करें, उनसे जुड़ें और फिर उनसे क्रिएट करें। डिजिटल तो मतलब वो आपके पास ऑलरेडी कुछ सामान रेडीमेड बना हुआ है, उसको आप ऑल्टर करके इधर करके उधर करके आप कुछ बना रहे हो। वो भी बहुत अच्छा है कई फील्ड में, जैसे अगर कोई एडवर्टाइजिंग का अप्लाइड आर्ट या कुछ लेता है तो उसको ये सब की जरूरत पड़ती है डेफिनेटली। पर जब तक आप अपने रियल कलर्स को, आप क्ले को या किसी चीज को फील करके जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप डिजिटल काम उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और हमेशा हम लोग जब सिखाते हैं तो हमेशा मतलब मेरा ये कहना होता है बच्चों से कि कॉपी वर्क मत करो, अपने दिमाग से सोचो और जो लोग तुम्हारे आसपास बैठे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे घर में फैमिली मेंबर्स हैं, उनको देख के उनको ड्रॉ करो। तो उससे आपको इमीडिएट मतलब विद इन सेकेंड्स आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब अभी कोई ऐसे बैठा है और वो 1 सेकंड में हिल भी सकता है। अब वो हिल जाएगा तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे कि भाई वैसे ही बैठे रहो, जब मुझे तो करना था तो हिल गए। तो आपका ऑब्जर्वेशन एकदम बढ़ जाता है, फटाफट आप उसको ऑब्जर्व करने लगते हो, 1-1 सेकंड में उसका कहाँ कर्व आएगा, कहाँ उसने हाथ रखा था, तो कहाँ उसका सिर था। और नेचर से आप ऑब्जर्व करके जब ड्रॉ करते हो तो आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है एकदम से, क्योंकि आप ट्री को देख रहे हो तो उसको कंटिन्यूअसली आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कहाँ से कैसे बेंड होता है। हर एक चीज का एक एनाटमी होता है। अगर आप ट्री भी बना रहे हो तो उसका एक एनाटमी है, वो नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा नहीं हो सकता है। तो वो आपका जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे अपने आसपास, आप जब तक बादलों को देखोगे ही नहीं, उसकी ब्यूटी को समझोगे ही नहीं, तो आप उसको डिजिटल में या अपने पेंटिंग में बना भी नहीं पाओगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा, अगर जैसे मैं हूँ या कोई और व्यक्ति है, वो पेंटिंग करना चाहता है तो उसे पहले सब अपने देखने का वो जो है वो बढ़ानी पड़ेगी शक्ति, कि अगर उसने एक बार किसी चीज को देख लिया है 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के बाद अगर वो चेंज बदल भी जाता है तो उसे भूलना नहीं चाहिए कि वो कैसा था। ऑब्जर्वेशन पावर जो होता है, जो हमारे को हर एक चीज के लिए चाहिए, या कंसंट्रेशन पावर आप बोलिए। जी। अगर आपका कंसंट्रेशन 0 है तो ना आप ड्राइंग कर सकते हो, ना आप कोई गाना सुन सकते हो, ना मैथ साइंस कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। जी। और बेस्ट तरीका यही होता है कंसंट्रेशन। बच्चे जो जब हमारे प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं तो हम उनको 1 2 3 4 नहीं सिखाते हैं। जी। सबसे पहला लैंग्वेज ही होता है विजुअल लैंग्वेज। जी। आप जो विजुअली अगर आप एक चीज देख लेते हो तो वो 100 वर्ड्स के हिसाब से एक वर्ड हमारा विजुअल वर्ड होता है, इक्वलेंट टू 100 वर्ड। अगर जो हमारे केव पेंटिंग्स आप देखो, जो हमारे भिट्टी केव्स हैं या बहुत सारे केव्स हैं हिंदुस्तान में, तो आप उनके केव पेंटिंग्स देखो तो वहाँ पे कोई लैंग्वेज तो नहीं था तब, ना हमारे पास कॉपी थी ना किताब था। तो वो जो पुराने लोग उन केव्स में रह के कहीं और चले गए या कहीं और वो माइग्रेट कर गए, तो वो कैसे हमारे लिए छोड़ जाते थे, बताते थे कि भाई यहाँ पे ये वाला एनिमल रहता है, ये इतना बड़ा है, उसको हम ऐसे हंटिंग करते हैं। वो ऐसे ही उसमें ही केव्स में ही ड्रॉ करके जाते थे। उनके पास कोई कलर नहीं होता था तो लकड़ी, जली हुई लकड़ी से बनाते थे, नहीं तो पत्थर से बनाते थे। जी। तो हमारा लैंग्वेज तो विजुअल लैंग्वेज ही हमारा
फर्स्ट लैंग्वेज है। या तो अगर आप विजुअल जो आपका है अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो नेचुरली आप बाकी सब तो सीख ही जाओगे ना। अगर आप ए फॉर एप्पल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हो कि एप्पल ये एक एप्पल है, ये रेड कलर का होता है और ये येलो है, ये मैंगो है, तो आप उसको ही अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो आप ए फॉर एप्पल और एम फॉर मैंगो तो नहीं सीख सकते हो ना इतनी इजीली। सही सही सही। तो इसीलिए जब बच्चा हमारा पैदा भी होता है तो कहते हैं कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो हमेशा कहा जाता है कि बच्चे के आसपास आप कुछ ब्लैक एंड व्हाइट चीजें रखिए तो उसका माइंड एनर्जाइज होता है, वो उसको देखता है, उसको समझता है। जी। और फिर उसके लिए बाद में जैसे वो क्रिएट करता है तो वो बहुत डिफरेंट होता है। तो ये मतलब हमने घर में भी अपना ट्राई किया था। जी जी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही, हम दोनों आर्टिस्ट हैं। तो हम लोग हाँ तो हम लोग ये पढ़ा करते थे कि जैसे वो था कि कृष्ण जी ने बताया चक्रव्यूह के बारे में, बट पूरा नहीं सुना तो फंस गए वो चक्रव्यूह के अंदर। तो अर्जुन ने बताया था ना, अब अपनी पत्नी को बताया था, तो अभिमन्यु ने सुना था। हाँ, तो पूरा उन्होंने नहीं, कृष्ण जी ने बताया था, वो उनको समझा रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है। तो खैर वो चले तो गए, अब निकल नहीं पाए। तो हम लोग को ये स्टोरी बहुत इंटरेस्ट करती थी हमेशा। तो जब मैंने अपना फर्स्ट चाइल्ड अपना कंसीव किया तो हम लोग एक गाना आ चल के तुझे जो एक है बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। आपने सुना ही होगा वो गाना किशोर कुमार का, चल के तुझे मैं लेके चलूं। जी जी जी। एक ऐसे गगन के तले। तो हम लोग वो गाया करते थे। और जब बहुत एग्रेसिव होता था बच्चा, अंदर हिल रहा होता था और वो एकदम से शांत होके और बिल्कुल पीसफुल हो जाता था। फिर जब हमारा बेटा हुआ तो वो कितना भी परेशान हो, उसको कितनी भी तकलीफ हो, बुखार हो, अगर हम किसी ने भी दोनों में से एक ये गाना गा के उसके सर पे हाथ रखा, वो इमीडिएटली पैसिफाई होके और बिल्कुल शांत हो जाता था। जी जी जी। और ऐसे ही जब वो आए हमारे घर में, हम लेके आए, तो हम लोग ने एक ब्लैक एंड व्हाइट छोटी सी पेंटिंग बना के और उसके साइड में ऐसे लगा के रखते थे दीवार पे। तो जहाँ पे भी आप उसको लेटाओगे उसका सिर अपना ऑटोमेटिकली वो पेंटिंग की तरह घूम जाता था और उससे वो खूब बातें करता था अपनी लैंग्वेज में। तो बाद में जब हम लोग ने फिर इसको एनालाइज करा तो देखा कि उसका क्रिएटिविटी अलग ही है, उसका सोचने का तरीका अलग भी है। तो ये एक है कि हमारा विजुअल लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज। तो अगर आप उसी को नहीं समझोगे, सीधा आप बच्चे को हाथ में एक लैपटॉप पकड़ा दोगे, टैब दे दोगे कि भाई डिजिटल वर्ल्ड है तो डिजिटल तो ये ऐसे ही सीख जाएगा, तो आपने उसको बेसिक जो है उससे तो आपने दूर कर दिया पहले ही। जो उसका बडिंग के लिए जो एक सीड चाहिए था वो तो आपने उसके हाथ में दिया ही नहीं, उसको छूने ही नहीं दी वो मिट्टी कि जिस मिट्टी से आप उसको फील करोगे, उसकी ठंडक फील करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो या कुछ ड्रॉ कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर में एक मटका बना रहे हो, तो उसका एक फील तभी आएगा जब आपको उसका फील पता होगा कि वो कितना सॉफ्ट होता है, कितना चिकना होता है, कैसा होता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि आर्ट में कोई युवा या कोई व्यक्ति अपना करियर बनाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहले सबसे पहले जैसे 12वीं उसने कर ली, 12वीं के बाद उसे आर्ट में एडमिशन लेना चाहिए, आर्ट के सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद उसे इस फील्ड में करना चाहिए, अगर ग्रेजुएशन करना भी है तो कौन से कॉलेज उसके लिए बेहतर है और कहाँ से करना चाहिए? कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहें। हाँ, देखिए जैसे अगर डांस और म्यूजिक की बात करते हैं, अगर उसको डांस म्यूजिक पसंद है तो सबसे पहले तो उसको मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको कौन सा आर्ट पसंद है। और डांस म्यूजिक में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ भारतीय कला केंद्र है, गंधर्व महाविद्यालय है और कलाकृति फाउंडेशन है, जहाँ पे डांस म्यूजिक वगैरह बहुत अच्छी तरीके से और वैसा ही सिखाया जाता है जैसे एक हम लोग मतलब सीखना चाहेंगे कि आपको स्पून फीडिंग नहीं मिलती है,
आपको उसको इमेजिन करना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है, उसके बाद आप उसको सीखते हो। जी जी जी। तो ऐसे सब इंस्टीट्यूट हैं। और अगर म्यूजिक डांस करना है तो डांस में तो 7 साल का बच्चा डांस सीखना शुरू कर देता है। और उसके बाद में उसमें BA MA मतलब म्यूजिक में MUs वगैरह बहुत कुछ होता है आगे तक जाने के लिए। और अगर आप म्यूजिक लेते हैं तो आप PhD भी कर सकते हैं उसमें। और DU में भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे म्यूजिक ऑनर्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जाना चाहो तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। अगर आप प्योर क्लासिकल में रहना चाहते हो तो आपको उसके हिसाब से अपना गुरु चूज करके उनके साथ में पहले रहना पड़ेगा, और उसके बाद में आप अपना पहचान बनाइए और उस फील्ड में आप आराम से आ सकते हैं। आजकल तो प्लेबैक सिंगिंग के लिए इतना ऑप्शंस हैं। तो बट वही है कि हर एक चीज के लिए बहुत बड़ा एक पैशन चाहिए होता है। अगर आप सिर्फ देख के कि हाँ ये शंकर महादेवन ऐसा गा रहा है तो मैं तो बस शंकर महादेवन बनना चाहता हूँ, वो उसके बाद आपके पास वो पैशन नहीं है, वो मेहनत नहीं है, वो एक मतलब जी तोड़ मेहनत करने की आपके पास क्षमता नहीं है, तो फिर आप किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। ओके। तो आप जो यूथ हैं मतलब उन्हें आप क्या कहेंगे कि आपको जैसे कोई किसी को बचपन से ही आर्ट का शौक है तो उसे कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए? ग्रेजुएशन करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद उसे हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि छोटे बच्चे भी होते हैं तो किसी किसी में बहुत इनबॉर्न टैलेंट होता है। तो जब तक वो स्कूल में होते हैं तो हम लोग उनको डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में भेजते हैं या इन हाउस ही उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि जैसे स्कूल का मैगजीन आप डिजाइन करो। और कोई आ रहा है तो आप उसके लिए कुछ एक कार्ड बना के दे दो। अदरवाइज ऑल्सो बच्चे मतलब वो फ्री रहते हैं, हमारे पास मटेरियल वगैरह सब कुछ रखा रहता है, वो कभी भी आते हैं और अपना पेंटिंग वेंटिंग करते रहते हैं। तो उस हिसाब से उनको मोटिवेटेड हम लोग रखते हैं। और फिर जब वो 11th 12th में आते हैं, खासकर 11th में 10th से जब 11th में आते हैं, वो एक पॉइंट होता है जब बच्चे को डिसाइड करना चाहिए कि अगर मुझे आर्ट में पेंटिंग में ही जाना है या मुझे स्कल्पचर में जाना है तो फाइन आर्ट में दैट इज, तो उसको फिर उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए 11th में। क्योंकि अगर आपने ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स ले लिए, क्योंकि विजुअल आर्ट हो या कोई भी आर्ट हो उसमें मेहनत तो पूरी ही लगती है जी। अगर आप कॉलेज ऑफ आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और आपको अपना स्कूल भी देखना है, उस टाइम बोर्ड के एग्जाम का भी देखना है। तो आपको सब्जेक्ट उस हिसाब से चूज करना चाहिए जो आप इजीली उसको कर सको, विद पैशन कर चूज सको। और साथ में आप अपना पेंटिंग का एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं। जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस एग्जाम होता है जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो ये जनवरी से जुलाई तक के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। NID है, बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट है, JJ कॉलेज ऑफ आर्ट है मुंबई में। तो कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली का है जहाँ से मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं। तो उन सब के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा वो आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अगर आप किसी स्कूल में हैं तो आप अपने आर्ट टीचर से बात करिए, या आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। एंड बेस्ट तो है कि आप आर्ट टीचर से बताइए कि आपको क्या, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या करना है, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल ही जाता है। ओके। तो उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी एंड स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि भाई ये 3 कॉलेज या 4 कॉलेज हैं जिसमें मुझे अप्लाई करना है, और उसके लिए मुझे एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो क्या क्या करनी है, आपको स्टिल लाइफ बनाने होते हैं जी। स्टिल लाइफ मतलब ऑब्जेक्ट्स आप सामने रख लेते हो, उसमें चाहे बर्तन हो, चाहे कुछ हो, फ्लावर हो, 3-4 टाइप के आप ऑब्जेक्ट्स रखते हो, उसको देख के आप स्टडी करते हो उसका। तो उसको आप डिफरेंट मीडियम्स में करिए। आप जब अगर 11th से करना चाहते हैं या बचपन से करना चाहते हैं, 7th 8th से आपको पता है कि मुझे यही करना है, तो आप उसको उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। कॉम्पोजिशन बनाने होते हैं कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया कि आप घर में बैठे हैं और आपकी
घर के बाहर कोई एक सब्जी वाला आया है, उससे आपकी मदर सब्जी ले रही है, तो आप इसको कैसे बनाओगे? तो आप इसको बनाओ, और वही जैसे मैंने कहा कि जब तक आप ऑब्जर्वेशन अपना नहीं बढ़ाओगे तो आप इंस्टेंट कैसे काम कर पाओगे? अगर आपका रटा रटाया या देखा हुआ काम, आप 4 पेंटिंग बहुत खूबसूरत बना पाते हो क्योंकि आप वो देख के बना पाते हो, पर आपको अगर 5वीं या 6ठी उसमें से टॉपिक दे दिया तो आपका, अगर आपका इमेजिनेशन काम ही नहीं करता है, आपका ऑब्जर्वेशन 0 है, तो आप वो 6ठा और 7वां काम तो नहीं कर पाओगे। तब आपको लगेगा कि यार ये तो हमने कभी, हमारी टीचर ने ये तो बोला ही नहीं कि ये बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं? तो वो, अगर आप इस फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड हो तो आपको बिल्कुल मस्ट है कि आप अपनी क्रिएटिविटी, आपका ऑब्जर्वेशन और मतलब टू बी इन सिंक विद द नेचर आपको रहना पड़ेगा। जब आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो तो आपका कितने सारे तो यूं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जो आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है, ये सब करना है। तो वो एक ऑब्जर्वेशन और ये कंसंट्रेशन आपका बहुत जरूरी है उसमें करने के लिए जी। और बाकी आजकल थोड़ा बहुत कुछ जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो वो अवेयर होना चाहिए आपको कि आपके आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आर्ट से पूछा जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है कि आजकल ये वायरल कोविड-19 है, तो इसमें कैसे, कहाँ, कैसे हुआ, हाउ मेनी पीपल डाइड वेयर, या इसको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। अगर कहीं पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ तो कहाँ हुआ, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो आपको वही, ये भी एक यही प्रूव करता है कि आपको ऑब्जर्वेंट होना है अपने आसपास नेचर से, अपने आसपास की चीजों से। तो ये बेसिकली होता है टू एंटर एनी कॉलेज ऑफ आर्ट या कोई भी जो आपका फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट जो भी आप करना चाहें। और उसके बाद अगर आपने बीएफए में आपको एंट्रेंस हो गया तो आप बीएफए करेंगे सबसे पहले, दैट इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, एंड उसके बाद एमएफए होता है, दैट इज मास्टर्स। और आजकल बहुत अलग फील्ड्स भी हो गए हैं, जैसे आर्ट कंजर्वेशन है, तो वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फील्ड है, विच मतलब उसमें नेशनल म्यूजियम है यहाँ पे, वहाँ से होता है, इंटैक वाला एक है, वहाँ से भी होता है। तो जैसा मतलब उनके लिए स्कोप क्या है? जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, आप आर्ट से आप पेंटर बन सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, तो कई सारी चीजें ऑप्शन होते हैं। तो वो ऑप्शन क्या क्या है उनके पास? जैसे मैंने आर्ट से वो किया, बीएससी कर ली, मैंने एमएससी कर ली। हाँ, बीएफए आपने एमएफए कर लिया, तो एक तो सबसे सीधी बात तो ये है कि या तो अगर आप अप्लाइड का आर्ट से कर रहे हो जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं बहुत सारी, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो जी। और इतना चैलेंजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है उनके पास में जी। आप अगर कार्टून वगैरह में अच्छे हो तो आप वो कार्टूनिस्ट बन सकते हो। यू कैन ज्वाइन इन न्यूज पेपर्स। आजकल डिजाइनिंग किस चीज में नहीं है, मतलब आप एक छोटा सा नमक का पैकेट भी लेते हैं तो उसमें एक डिजाइन होता है, उसका एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का। एक छोटा सा टॉफी भी लेंगे तो वो डिजाइंड होता है उसका रैपर, ऐसा नहीं होता है कि वो पहले की जैसे एक ऑरेंज कागज में लपेट दिया, हो गया, टॉफी बन गया। तो इट हैज टू बी प्रेजेंटेड सो वेल। तो उसमें आपके पास n नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। आप पैकेजिंग में जा सकते हो, आप एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो, आप जर्नलिज्म में, मतलब न्यूज़पेपर से, मैगजीन से जुड़ सकते हो, कार्टून्स बना सकते हो, आप बुक पब्लिशर जो होते हैं उनके लिए आप बुक्स को इलस्ट्रेट कर सकते हो, जो कॉमिक बुक्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। टीचिंग अगर आपको पसंद है तो आप टीचिंग में जा सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, बस वो ढूंढने की जरूरत है। जो मैंने ये आपको बिल्कुल भी नहीं है, जो मैंने आर्ट कंजर्वेशन आपको बताया, ये आजकल बहुत उसमें चल रहा है, क्योंकि इसमें जो पुरानी पेंटिंग्स हैं वो खराब हो जाते हैं, या फोर्ट्स हैं, फोर्ट्स में पेंटिंग्स बनी है तो वो खराब हो रही हैं, तो उसको कैसे रिस्टोर किया जाएगा, ये पूरा उसमें
कि क्या सिखाया जाता है कि क्या केमिकल आप यूज करेंगे, कैसे वो पुराने मिनरल कलर्स बनते हैं उसको आप फिर से कैसे क्रिएट करेंगे। इवन जो कपड़ा है, जो क्लॉथ कंजर्वेशन भी होता है, जो आपकी बहुत बहुत पुरानी सालों पुरानी साड़ियां हैं या अंगरखा है किसी किंग का, तो वो खराब हो गया है तो उसको आप फिर से रिवाइव करते हो। तो आपको वो सब पता होना चाहिए कि कैसे वो थ्रेड बनेगा, कैसे वो डाई होके वो कलर बनेगा। तो ये सब इसी सब फील्ड से ही रिलेटेड है, आर्ट से ही रिलेटेड है। तो नंबर ऑफ मतलब ऐसा नहीं है, बल्कि आजकल ऑल्टरनेट जो करियर्स बोलते हैं इनको, मतलब जो हमारा मेन करियर तो होता है डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आर्किटेक्ट बन गए, बट दीज आर द ऑल्टरनेट करियर्स। और आजकल आप देखिए कि ऑल्टरनेट करियर्स में ही लोग ज्यादा जा रहे हैं और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स लोग कम बन रहे हैं। तो क्योंकि ऑल्टरनेट करियर्स में आपको बहुत स्कोप मिलता है एंड काफी अच्छा आपको पे पैकेज भी मिलता है। एंड वो तो फिर बाकी तो आपके पैशन के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, कि आप कोई भी काम पैशनेटली करोगे तो वो उतना अच्छा होगा ही, आपको आप अपनी जगह बना ही लोगे। पर अगर आपका पैशन, अगर आप उसको लूज करोगे तो फिर कोई भी फील्ड हो तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप एक पेंटिंग या एक ऐसा पोस्ट या एक ऐसा क्रिएटिव बनाते हैं तो वो क्रिएटिव आपका 2000-4000 शब्द ऐसे ही बता देता है। हेलो, मतलब हाँ, मतलब एक चित्र या एक फोटो या एक पेंटिंग, मतलब सामने वाले व्यक्ति को कुछ चीज को दर्शाने के लिए या कुछ टॉपिक को बताने के लिए काफी है, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि अगर एक पेंटिंग को अगर आपको समझना है तो कम से कम आपको 5000 शब्दों को समझना होगा, यानी मतलब 5000 शब्द उसके बारे में लिखना होगा, उसके बारे में समझना होगा, तभी आप उस पेंटिंग को वही हाँ, बिल्कुल वही मैंने कहा ना कि एक हमारा जो विजुअल होता है जी, अगर मैं आपको जलियांवाला बाग अगर आप किसी बच्चे को समझा रही हूँ, या वो भी छोड़िए, अगर आप एक छोटी सी कहानी आप बच्चे को समझा रहे हैं जी, कि आप अंगूर खट्टे हैं, वही एक कहानी आप समझाओ, तो आप उसको जब बोलोगे तो आपको कितना कुछ उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसका मुंह ऐसा होता है इसलिए वो ऐसे में नहीं खा पाता है, फिर उसका ऐसा होता है तो उसके लिए बर्तन अलग चाहिए। पर अगर वो ये आप ड्रॉ कर दोगे तो ड्रॉ करने से आपको सब कुछ एक साथ दिख गया कि क्यों, क्या, किस लिए, सब कुछ एक बारी में सारा कुछ एक्सप्रेस हो गया। जी। और दूसरा आर्ट और इसकी पेंटिंग की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, उसे हर कोई व्यक्ति समझ सकता है इजीली। बिल्कुल, और आर्ट में ऐसा है कि आपने, अगर मैंने कोई एक पेंटिंग बनाई है तो उसका शायद मतलब मेरे लिए कुछ और होगा, मेरा ट्री शायद मेरे लिए डांस कर रहा होगा जी। वो जब दूसरा जो बंदा कोई देखेगा, व्यूअर जो होगा वो उसको देखेगा, तो शायद उसका जब वो स्थिति जो उसके मन में जो विचार हो रहे होंगे वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसको अपनी खुशी मिलेगी कि हाँ ये पेंटिंग में मुझे ये दिखा और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो आप उसको कहीं लिमिट नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट अ लिमिटेड और बॉन्डेड चीज नहीं है आर्ट। अगर आप म्यूजिक भी सुनते हो तो एक म्यूजिक में कितने भाव होते हैं, तो आप जैसा जो उस टाइम आपका मन की वो होता है सोचने का तरीका या मन की स्थिति जो होती है उस हिसाब से आप उसको एप्रिशिएट करते हो। एकदम सही। हाँ, तो आप एक स्त्री होने के नाते आपको शायद 10-5 साल हो गए होंगे इस फील्ड में, उससे ज्यादा ही हो गए होंगे, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ। आपको क्या लगा अभी आज तक कि एक स्त्री होने के नाते कितनी कठिनाई है इस क्षेत्र में और कितना सारा संघर्ष करना पड़ा? क्या ऐसा है कि इस फील्ड में संघर्ष नहीं है, या संघर्ष हर फील्ड में है लेकिन इस फील्ड में स्त्री के लिए थोड़ा कम संघर्ष है? ये सम्मान नहीं, कम संघर्ष तो नहीं बोल सकते आप बिल्कुल भी। संघर्ष तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैसे ही है कि मैंने आपको बताया, और जिस टाइम अब इस टाइम शायद फिर भी बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स थोड़े अवेयर हो गए हैं, थोड़ा और उनका ओपननेस हो गया है, पर फिर भी हाँ, एक आर्ट फील्ड में निकलना और उसके बाद उसमें सरवाइव करना इतना इजी नहीं होता है जितना इजी लोग समझते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, अगर लोगों को लगता है कि तो क्या है, डांस ही तो करना है जी जी जी। तो कर लो ना। हम्म। अगर पेंटिंग करनी है तो क्या हो गया, बना लो, पेंटिंग ही तो करनी है, कभी भी एक कैनवस लगा लो, जब मन आए बना लो। तो क्या ऐसा नहीं होता है। क्या युवाओं को ऐसा भी करना चाहिए, जैसे कि कोई मैं आर्ट से पढ़ रहा हूँ, मैं आर्ट पेंटिंग करता हूँ, तो मुझे दूसरा कैरियर भी साथ में लेके चलना चाहिए? वो डिपेंड करता है एक्चुअली आपको ऊपर कि आप कितने, वही मैंने कहा ना कि पैशनेट कितने हो और आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है। जी जी जी। अगर आपको लगता है, मुझे ये पता था बचपन से कि मुझे ये काला सफेद में मैं नहीं फंस सकती हूँ, तो मैंने कोई और फील्ड अपने लिए नहीं चूज किया। मेरे को पता था मुझे यही कुछ करना है, या तो मुझे डांस करना है या तो मुझे पेंट करना है, दोनों में से कुछ एक ही करना है मुझे। मतलब आपके कहने का मतलब है जो यूथ है वो सिर्फ अपने ध्यान और अपने लक्ष्य को देखें, बाकी इधर उधर की बातों को ना सुने और ना ही लोगों के बहकावे में आए। बिल्कुल, वो तो खैर हर एक बात के लिए ट्रू है। अगर हाँ, जी। मतलब कुछ भी आप करना चाहेंगे, कोई भी फील्ड लेना चाहेंगे, तो आपको 4 लोग तो मिल ही जाएंगे डिमोटिवेट करने जी के जी लिए जी जी जी। कि अरे अब तुम डॉक्टर ही बन के क्या कर लोगे, तुम आर्टिस्ट बन के क्या कर लोगे, तुम तो जी कुछ जी नहीं कमा सकते हो। जी जी आजकल मतलब हर एक फील्ड में सैचुरेशन तो हर एक फील्ड में है। जी जी जी। तो वो तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि भाई ये फील्ड मैंने चूज किया है तो मुझे इसमें करना ही है। जी तो उसके लिए जितनी मर्जी आपको मेहनत करनी पड़े वो तो करनी ही पड़ेगी, वो आपको खुद से कोई नहीं बचा सकता है। जी जी जी। मुझे नहीं लगता कि हुसैन भी उस मेहनत से बच पाए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करी हुसैन बनने के लिए। हर जी, एक जी। आर्टिस्ट, हुसैन ही क्यों, जी कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो इतनी मेहनत करनी पड़ती है उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए, फिर जाके उसको एक ओहदा मिलता है। पर अब बच्चा अगर कोई निकल रहा है, वो सोचेगा मैं तो निकलते ही हुसैन बन जाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी। उसकी मेहनत तो है ही। जी, मेरा ये शायद लास्ट ही सवाल होगा। जी। आप भारत की महिलाओं और उनकी स्थितियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और इस वक्त जो हालात हैं पूरे विश्व में कोरोना से संबंधित, इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं को कैसे लड़ना चाहिए और महिलाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अलग अलग फील्ड में आना चाहिए, आगे आना चाहिए, तभी उन्हें बराबर अधिकार मिल पाएंगे भारत में या अन्य विश्व में? तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? महिलाओं का तो ऐसा है कि जैसे आजकल तो बहुत फील्ड में सब निकल ही रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक फील्ड अछूता रह गया कि वहाँ लड़कियां नहीं हैं। और पायलट से लेके आर्मी में हर एक जगह आप देखिए कि महिलाएं महिलाएं हैं। आपका कहना एकदम सही है कि महिलाएं महिलाएं हैं, लेकिन ऐसा भी है कई जगह महिलाओं को आज भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल शोषण और कई सारी मारपीट का सामना करना पड़ता है। और ऐसा भी है, देखो अभी कुछ तबका ऐसा है जिन्हें तो अभी ये भी नहीं पता है कि मोबाइल है और कंप्यूटर है और क्या बोलते हैं पीरियड्स के लिए पैड भी आते हैं, महिलाओं को ये भी नहीं पता है, कई क्षेत्र ऐसे हैं। हाँ वही मैं आपको बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि है नहीं, पर हमारे मतलब देश में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ एक लोग हैं जो बेचारे अभी भी वो ही एक पुराने, शायद 50 साल पुराने देश में ही जी रहे हैं या उसी सदी में जी रहे हैं, जहाँ पे औरतों को या लड़कियों को, लड़की हो गई है तो मतलब एक घर में मातम बन जाता है कि लड़की पैदा हो गई। और जैसे वो बच्ची 14 साल की हुई तो उसको आप किसी ना किसी के साथ बांध देंगे, उसकी शादी कर देंगे, चाहे वो जाना चाहे चाहे ना चाहे। पढ़ाई तो सवाल ही नहीं उठता उन लोगों के लिए। और बेसिक जो एमिनिटीज हैं कि हमारे जैसे मेट्रोज की बच्चियां हैं या थोड़े अच्छे शहर हैं उनकी बच्चियां, उनको पता है कि भाई आपका पीरियड है तो आपको पैड यूज करना है, आपको हाइजीन मेंटेन करना है। इन बच्चों को तो वो भी नहीं पता, उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है 4 दिन के लिए कि आप बाहर नहीं निकलेंगी यहाँ से। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, या वहाँ की जो हम महिलाएं हैं या महिला समाज है या हमारा समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, उसे जागरूक करना चाहिए?
बिल्कुल करना ही चाहिए, ये तो हम लोगों का सबका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार का तो एक है ही है। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक बहुत इंटीरियर गांव में जाके कुछ करना चाहूंगी तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट अगर कोई हमारे को सोर्स मिले कि हाँ ये लोग जाके वहाँ पे हेल्प करते हैं तो हम लोग हमेशा उनको कंट्रीब्यूट करने को तैयार रहते हैं। जैसे अभी कुछ साल पहले रेप विक्टिम्स और एसिड अटैक के लड़कियां जो विक्टिम्स थी, तो उनको हमने यहाँ पे एक सुंदर नगरी करके बहुत बड़ा स्लम एरिया है दिल्ली में, तो वहाँ पे जाके, क्योंकि ये एक हमारी फैमिली में भी एक है हमारी कजिन जिसको एसिड अटैक उसने भी बेचारी ने फेस किया। तो इन सबको हम लोगों को हमेशा ये लगता था कि हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल जो बच्चे हैं हम उनको सिखा रहे हैं। और ये जो लड़कियां जो बेचारी इतने मतलब बुरे दौर से निकलती हैं, उनके साथ रेप होता है, उसके बाद उनकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, समाज तो खैर छोड़ ही दीजिए जब फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है, और फाइनली लड़की के ऊपर ही आता है कि तुमने कुछ किया होगा इसलिए तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो उसके लिए हम लोगों को लगा कि इन लोगों को हम लोगों को कुछ एटलीस्ट उनको स्किल्स देना चाहिए कि समाज तो इनको हमेशा ही एक मतलब एक ब्लैक जो एक उसमें ढक देगा कि बस ये काला ही काला है इनकी तरफ, और इधर तो इनकी तरफ तो देखो भी मत, अपने बच्चों से इनको मिलने भी मत दो। पर ये नहीं आपने कभी सोचा कि वो बच्ची तो बेचारी अच्छी भली अपने घर की तरफ जा रही थी, अब उसको क्यों किसी एक आदमी की क्यों ऐसी नियत थी कि उस बेचारी एक बच्ची को भी उसने नहीं छोड़ा। तो ये तो मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ, और भी मतलब हमारा कभी डिस्कशन होता है तो मैं हमेशा ये पॉइंट बोलती हूँ कि जो लेडीज होती हैं उनका एक बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि आप अपने घर में जो अपना लड़का है उसको आप ये बात समझाइए कि आप एक लड़के हैं, दैट डजंट मीन कि जो लड़कियां हैं वो आपके लिए कमोडिटी हैं। अगर आपको एक सड़क पे एक बेगर दिख रही है जिसके पास इनफ कपड़े नहीं है पहनने को, तो आप में इतनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके लिए कुछ प्रोवाइड कर पाएं, और ये ना करें कि आप उसको अलग नजर से देखें, और अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप वहाँ पे खड़े होके और उसका वीडियो बनाएं। तो ये लड़कों को अगर हम लोगों के समाज में जो एकदम सर चढ़ा के रखते हैं कि भाई लड़का हो गया तो मतलब पता नहीं क्या हुआ, खुदा हो गया, वो अगर हमारी लेडीज की मेंटालिटी पहले खत्म हो जाए, एज मदर्स हम अगर इतना कंट्रीब्यूट करें कि हम अपने लड़कों को समझा पाए कि ये कमोडिटी नहीं होती है, ये आपका आराम का या शौक का सामान नहीं होती है बच्चियां या लड़कियां या औरतें, तो मेरे ख्याल से ये आधा तो हमारा ऐसे ही खत्म हो जाए। क्योंकि हम ये ही नहीं समझा पाते अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, लड़कियों को तो हम समझा देते हैं कि भाई तुम्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं, तुम्हें इस टाइम के बाद बाहर नहीं जाना है, तुम्हें उसके साथ बात नहीं करनी, पर हम अपने लड़कों को ये नहीं समझाते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनिए तो पहनी तो है ना, तो तुम इंसान को देख सकते हो, उसके कपड़ों को या उसकी बॉडी को नहीं देखना है तुम्हें। क्या आप इसमें किन का रोल ज्यादा मानते हैं, जैसे कि किसे ज्यादा दोषी मानती है, लड़कों को रेप केस में या लड़कियों को, या फिर हमारे समाज को, या फिर हमारे यहाँ की शिक्षा को, या फिर आजकल के खान पान को? खान पान का तो कोई इसमें समझ मतलब कोई मतलब ही नहीं है। बेसिकली हमारे मैंने बहुत सारे मेडिकल जो विभाग में है या उसमें डिपार्टमेंट में है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि खान पान का भी बहुत सारा रोल रहता है। पहले हम जो खाना खाते थे, आज हम बिल्कुल अलग खाना खा रहे हैं। आज पहले के मुकाबले जो बच्चे हैं वो ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं। आप देखो 12 साल 10 साल के लड़कियों को देखो, वो कई सारे ज्यादा, एक तो सोशल मीडिया भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को पता है कि यहाँ से हम जागरूक हो सकते हैं, तो बच्चे वो चीज अपना रहे हैं। आखिर इसके लिए हमें, हमारे समाज को और हमें क्या करने की जरूरत है, आपको क्या लगता है? बेसिकली तो हमें सबको ये एक तो मेंटल स्टेट अपना हेल्दी रखना चाहिए। एज पेरेंट्स हमें पहले हेल्दी रखना चाहिए, तभी हम अपने बच्चों को उसको ट्रांसफॉर्म दे पाएंगे कि भाई हम अगर हमारा जो रिलेशनशिप है अपना आपस में घर में, अगर हमको उसका एक मर्यादा रखनी आती है तो हम हमारे बच्चों को भी वो सिखा सकते हैं कि भाई मतलब
अगर आपको कोई लड़की दिख गई है तो जरूरी नहीं है कि आपको उसे सेक्सी करना होगा। जी जी जी। हाँ, और आपको ये समझाना पड़ेगा कि हर एक का एक डिग्निटी रखनी है आपको। आप अपनी सिर्फ सिस्टर और मदर को या कजिन्स को आप डिग्निटी दोगे और दूसरे के मदर्स और सिस्टर्स को आप बिल्कुल मतलब ऐसे सोचोगे कि ये कमोडिटी है, तो वो तो कभी भी वर्कआउट नहीं करेगा ना। राइट। तो ये तो हम सबका एज पेरेंट्स, एज फादर, एज मदर, हम लोगों का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एज ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे कंट्री में तो ऐसा नहीं है कि सारे ही न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हमें लड़की लड़का ना करके एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट करें, और दोनों को ही एक जैसा ही सिखाएं कि भाई आप सोसाइटी में ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे सोचते हैं। जी, आप ये ना करें कि भाई लड़की को तो ये सिखा रहे हैं, लड़के को बोले बिंदास जो मर्जी आए वो करो, जहाँ मर्जी चले जाओ, जब भी मर्जी आ जाना। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आप तो वहीं पे पहले ही उसको आइडिया आपने दे दिया कि वो कुछ भी करके आएगा तो एक्सेप्टेड होगा घर में। अभी ये बॉयज लॉकर वाला इतना चला था, तो मेरी डॉटर भी 12th में है, वो उसने लीगल स्टडीज लिया है, और एज अ गर्ल वो इतनी परेशान थी कि वो आके मुझसे डिस्कस करी थी कि मम्मा देखो कैसे है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने उसको यही समझा रही थी कि बेटा अगर इनको पकड़ भी लिया गया तो इनके ही पेरेंट्स होंगे जो सबसे पहले जाके कहेंगे कि एक तो ये जुवेनाइल है, तो इनको आप कुछ कह नहीं सकते हो, और ये अकाउंट तो इनका था ही नहीं। और अगर मेरी जैसी अगर कोई मदर होगी तो वो पहले ये रीजन आउट करेगी कि भाई तुम पहले तो मुझे ये बताओ, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बच्चा कभी भी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि बचपन से उसको हमने अपने कल्चर में ढाला कि भाई ये कल्चर होता है, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, जो भी है। तो अगर बाय चांस अगर बच्चे ने कुछ किया भी है तो पहले आपको ये तो ढूंढना चाहिए कि बच्चा गलत था कि सही था। और अगर बाय चांस उसने गलत किया है तो उसको एक्सेप्ट करो और खुद भी उसको समझो और बच्चे को भी समझाने की कोशिश करो। उसको आप पैसा देके और बचा के घर ले आओगे, आज तो आप बचा के घर ले आओगे, कल को वो फिर जब बड़ा होगा फिर जाके कुछ और करके आएगा घर में, तो आप कहाँ से बचाएंगे उसको। एकदम राइट। और आप उसको आइडिया तो आप एज अ पेरेंट ही दे रहे हो ना कि बेटा आप कुछ भी करके आएंगे, आप गाड़ी तेज चला रहे हो और दो लोगों को आपने सड़क पे मार दिया, पर क्योंकि आप हम रईस लोगों के घर के बच्चे हो तो हम पैसा दे के आपको छुड़ा लेंगे। तो आज आप छुड़ा लोगे, कल को शायद आप ही के ऊपर वो हावी हो जाएगा, तो आप तब क्या करेंगे, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर एक पेरेंट की, चाहे वो कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, चाहे वो लेबरर हो, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपने बच्चा एक दुनिया में लेके आए हो तो उसके साथ में आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके साथ में आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप अपने पार्टीज में अपने इसमें बिजी हैं और बच्चों के ऊपर पैसे से आप पाल रहे हो, तो फिर आपका एंड रिजल्ट तो यही होगा जो आजकल हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कुछ और कहना है, कुछ जैसे जिससे आपको लगता है कि मैं समाज को या और अन्य युवाओं को कुछ बता सकती हूँ 4 लाइनों में, तो बता सकते हैं। उसके बाद मैं अपने इस इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म करूँगा। जी, समाज के लिए तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि एक कंपैशन होना चाहिए हम लोगों को एक दूसरे के लिए, एंड हैव द रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी अराउंड, मतलब चाहे वो कोई ओल्ड हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, अगर आप एक रिस्पेक्ट रखेंगे तो मेरे ख्याल से सोसाइटी कैन बी मच बेटर, और आप भी आराम से उसमें जी पाओगे और जो दूसरे लोग हैं वो भी उसमें आराम से रह पाएंगे। तो एक रिस्पेक्ट वो एक फॉलो करिए, और जो हमारा इंडियन इतना रिच एक कल्चर है उसको कुछ समझने की कोशिश अगर करी जाए थ्रू पेरेंट्स, या बच्चे भी कुछ पढ़ सकते हैं अपने ओन पे अपने कल्चर, जब वो इतनी चीजें यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो अगर वो अगर हम लोग एज एडल्ट्स या बच्चे भी उनको उस तरफ भी भेजें कि भाई अपने कल्चर में से भी कुछ फाइंड आउट करो, ट्राई टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ योर कल्चर, तो मेरे ख्याल से रहना जीना और हमारा आई मीन एज इट इज
पूरी सोसाइटी बहुत बेटर हो सकती है। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।